हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम व्हाट्सएप पर पूछे गए डाउट का डिस्कशन करेंगे। पहला डाउट हमें था कि इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई बॉक्स है, इसमें कोई पेंडुलम है, ठीक है, और इसमें जी इफेक्टिव का वैल्यू जी कॉस थीटा कैसे रहेगा, ये पूछा था आपने। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई लिफ्ट है और ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन ए है, कहीं से भी आया हो ये एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कोई फोर्स लगा होगा उनसे ये एक्सेलरेशन आया होगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जी इफेक्टिव के लिए क्या करना है, हमें जी देखना है, अर्थ की ग्रेविटी किधर लग रही है, वो जी किधर है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन जिधर भी है उसको गायब करेंगे और उसके जस्ट अपोजिट एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा। और अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती है तो यहां पर जी इफेक्टिव क्या करते हैं हम, जी डाउन है और इसको जब गायब करते हैं तो ये अपवर्ड लगता है ए, तो जी माइनस ए हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर जब इनको रिलीज किया जाएगा, यहां से जब इन्हें यहां से रिलीज किया जाएगा तो यहां पर इनका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, मतलब जो इनका एक्सेलरेशन है दैट इज जी साइन थीटा, ठीक है ना। और एक जी डाउनवर्ड लग रहा है। अब ये बेसिकली ए है, इसको हमें गायब करना है, जी इफेक्टिव निकालने के लिए इसको हम गायब करेंगे और इसके जस्ट अपोजिट जो है जी साइन थीटा लिख देंगे। अब हमें चाहिए जी साइन थीटा और इस जी का रिजल्टेंट, समझ रहे हैं ना, इनका और इनका रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है ना। दो फोर्स है समझ लो, या दो एक्सेलरेशन है, दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो इनके रिजल्टेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस जी का दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक इधर जी कॉस थीटा और एक जो है पैरेलल टू द प्लेन जी साइन थीटा, ठीक है ना, जी साइन थीटा। मतलब ये गायब हो गया, ये हैं और ये हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। अब हमें पता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, तो जी इफेक्टिव यही रहेगा, जी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं हम। यहां पर दिया गया है कि एक कोई कार्ट है, इन पर फोर्स लगाया जा रहा है कुछ, और पावर कांस्टेंट है, ठीक है ना। द पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट इक्वल टू पी। इफ वेलोसिटी ऑफ द कार एट इंस्टेंट इज वी, देन आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस स्पीड बिकम डबल। तो स्पीड और पावर डिस्टेंस वगैरह का रिलेशन इसमें पूछा गया है एक तरह से, ठीक है ना। स्पीड डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमसे पूछा जा रहा है। वैसे यहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अच्छा, अब यहां पर फोर्स को हम ma लिख रहे हैं और वेलोसिटी लिख रहे हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू dv बाई dt नहीं लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन याद करो, हमने बोला था कि एक्सेलरेशन वेरिएबल जब रहता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केस में जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है और डिस्टेंस वगैरह से रिलेशन कहीं मिल जाए हमें, वेलोसिटी या स्पीड डिस्टेंस वगैरह जैसा कुछ टर्म दिखे, टाइम नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है ना, टाइम देखने को नहीं मिल रहा है जब हमें, तो ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हिंट था। तो यहां पर डिस्टेंस आ गया है तो एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। तो जैसे ही यहां पर रखेंगे हम a और v dv बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू पी, और dx यहां से हटाकर यहां लिख लो, पावर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे, वी वी बिकम वी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहां क्वेश्चन में बताया गया है कि स्पीड बिकम डबल, ठीक है ना, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड स्पीड बिकम डबल। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देगा डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहां पर इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है लेकिन नीट में भी। वी क्यूब बाई 3 और लिमिट लगाएंगे यहां पर हम ढंग से, v से लेकर 2v तक इज इक्वल टू पावर इंटू डेल्टा एक्स। और अब देखेंगे यहां पर मास मल्टीप्लाई बाई 8v क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बाहर ही निकाल लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, माइनस वी क्यूब, ठीक है ना, पावर इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से मिल गया हमें मास और 8
वी क्यूब डिवाइडेड बाई 3p, अच्छा 8 माइनस 1 7 होगा ये, और डेल्टा एक्स। ठीक है, तो 7/3 वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बस यहां पर ये देखना था कि टाइम नहीं था, तो टाइम नहीं था तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा अगर इससे हम नहीं करेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ डाउट था कि डेविएशन का कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 180 माइनस 2i भी करेक्ट है, 180 प्लस 2i भी करेक्ट है, समझ रहे हैं ना। और हमें नहीं लगता कि ऐसा ऑप्शन आए कि दोनों ऑप्शन हो आपके नीट के एग्जाम में। अगर दोनों ऑप्शन हुए तो आप इसी को टिक करना, जो लेस रहेगा एंगल उसी को टिक कर देना। ठीक है ना, अदरवाइज दोनों करेक्ट हैं इसमें डेविएशन में। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये रेयरली यूज होता है, बताया भी था हमने क्लास में। ठीक है ना, चलिए, और ग्राफ वगैरह पूछा जाएगा तो इनका ग्राफ हमें याद है। ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप है और -2 का तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नीट 2023 में शायद या 24 में आया था। ठीक है ना, और ये जो है आंसर पहले कुछ गलत था, फिर उसमें कुछ करेक्शन हुआ। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ अलग आंसर था, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अलग आंसर था। ठीक है ना, तो हम न्यू से पढ़ेंगे। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ये। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, इसी में प्रॉब्लम थी, इसी स्टेटमेंट में। सभी एलिमेंट के एटम स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे यूरेनियम वगैरह हैं, वो टूटते रहते हैं, तो वो स्टेबल नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पुरानी एनसीईआरटी की लाइन है ये, उसमें तो करेक्ट था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको गलत बोला गया है, ये चेंज किया गया है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ही फॉल्स है। कुछ कुछ बुक्स में अभी भी दिया गया है कि ये करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना, सभी एटम स्टेबल नहीं है, कुछ ही एटम है जो स्टेबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A charged particle of mass m is projected from large distance towards another identical charge with speed v. Potential energy of the system of the charge at instant minimum separation. Potential energy कितनी होगी minimum separation पर। ठीक है ना, एक बार हम क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। Equal projected large distance towards identical with the speed v. Potential energy of the system. चलिए, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अब ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं कर रहे हैं, एक में तो बनता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है। इसमें दोनों चार्ज फ्री रहेंगे और एक मूविंग रहेगा, एक फ्री रहेगा। ठीक है ना, थ्रो किया जाएगा, अब मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा। ये तो टफ क्वेश्चन है। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है जिसमें बताया जाएगा कि ये फिक्स्ड है। ठीक है ना, ये फिक्स्ड रहेगा जब, और इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो यहां पर अलग क्वेश्चन बनता है। ये फिक्स्ड है, ये जो है क्यू चार्ज है और v वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, और यहां पर ये फ्री है। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं कर रहे हैं। द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस टूवर्ड्स अनदर आइडेंटिकल चार्ज विथ स्पीड v। ठीक है, तो यहां बहुत क्लियर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इससे चलेंगे, इसको फिक्स्ड मानेंगे, तो जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम डिस्टेंस आने पर वही पूरा का पूरा जो है काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल जीरो रहेगा। लार्ज डिस्टेंस से आ रहा है और फाइनल काइनेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रहेंगे और पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का यही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये केस तो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये केस नहीं होगा क्योंकि 1/2 कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो है इस पर जाएंगे। ये अगर फ्री रहेंगे तब क्या होगा, तो यहां पर जब इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो याद करो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कॉन्सेप्ट।
ठीक है ना, हमने पढ़ाया था आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितनी भी एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रहेगा, जितनी भी एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रहेगा बिफोर कोलिजन या मिनिमम सेपरेशन आने से पहले, वो सारा का सारा एनर्जी जाएगा, कन्वर्ट होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। जो भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर एनर्जी रहेगी होगी, वही पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्लास में बताया गया आपको। एक काइनेटिक एनर्जी होती है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, और एक काइनेटिक एनर्जी होता है सी फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं होगा, और जो सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होगा वही चेंज होता रहता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। और क्लास में आपको बताया गया है ये एनर्जी कितनी होती है, ये होते हैं हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ठीक है ना, ये होते हैं हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो यहां पर हाफ म्यू, दोनों मास इक्वल हैं, एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, और वी रिलेटिव, इनिशियल वी रिलेटिव कितना है, यही है स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 1/2, और यहां आंसर आ जाएगा कितना, 1/4 एम वी स्क्वायर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है मैं, ठीक है ना। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होंगे, ये काइनेटिक एनर्जी जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ये तो रिमेन अनचेंज रहेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ये रिमेन अनचेंज रहते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखना, नेटवर्क शोज डायग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट दिया गया है 2 एम्पियर का और डिक्रीजिंग एट रेट 2। तो यहां पर करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो बताया गया था हमें कि जब भी ये मिलेगा हमें, ठीक है ना, जिस भी डायरेक्शन में करंट रहेगी उसके जस्ट अपोजिट बना देना है। पहला काम तो ये करना है एल डी आई बाई डी टी का। अब यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो हम चलिए यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा हमें लग रहा है। पी क्यू, ये वी पी, यहां से यहां चलेंगे -2, यहां से यहां चलेंगे तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट चलते हैं तो प्लस आई आर, और यहां पर लिखेंगे हम ध्यान से यहां जा रहे हैं प्लस। एल की वैल्यू कितनी है, ये 1 हेनरी दिया गया है। एल डी आई बाई डी टी, ध्यान से डी आई बाई डी टी विथ साइन यूज करना है, डी आई बाई डी टी विथ साइन यूज करना है। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितना है, डिक्रीजिंग एट रेट 2, तो यहां -2 यूज होगा, एल डी आई बाई डी टी हो गया, ठीक है ना। और इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। तो ये कट गए, कैंसिल हो गए, ये बन गया -2, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो आ जाएगा Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल टू +2। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये देखना, यहां पर बताया गया अ मेटालिक बॉल वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इरेडिएटेड with the light consisting of photon of wavelength this nanometer. The ball has an initial charge, potential 1 volt. Take the product of Planck constant and velocity of light is this. ठीक है, final potential energy of the ball. तो यहां पर ये फोटोन आए, ठीक है ना। फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो हम बोलेंगे 1240 डिवाइडेड बाई ये 200 नैनोमीटर, ये तो बताया गया है क्लास में। ये डेसिमल 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेकर आ रहे हैं, और इनका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कर देंगे, तो यहां पर मिल जाएगा हमें कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जब निकलने से जस्ट पहले, ठीक है ना, जैसे ही सरफेस को लीव करेंगे, जस्ट आफ्टर द लीविंग द सरफेस, ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लो ये पहले चार्ज वार्ज नहीं होता, ये जो लिखा है इन्होंने कहानी 1 वोल्ट है, ये नहीं होता, तब के लिए हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता,
जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते इनका पोटेंशियल बढ़ने लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज अब बनने लगता। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनने लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज यहां बनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इनको ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लो इनका पोटेंशियल 0.5 वोल्ट का है, लेकिन इनके पास काइनेटिक एनर्जी कितने की है, इतने 4.2 की काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मान लो बढ़ते बढ़ते इनका पोटेंशियल और बढ़ गया। ठीक है ना, लेट्स इनका पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट हो गया। अब भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे यहां से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फर्दर निकलना स्टार्ट करेंगे, इनका पोटेंशियल और बढ़ेगा, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना, ये बढ़ता जाएगा। जैसे ही 4.2 पर पहुंचेगा, फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि इस पोटेंशियल को ओवरकम कर दें वो। ठीक है ना, ये अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फर्दर नहीं निकल पाएंगे जब इतना वोल्टेज तक आ जाएगा। अब बात आई इस क्वेश्चन में, तो 1 वोल्ट पहले से ही है, तो 1 वोल्ट का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, 1 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो। ठीक है, तो 3 वोल्ट रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे, और 3 से बढ़ना स्टार्ट करेगा। जैसे यहां 0 से बढ़ना स्टार्ट किया था, 0.5 लिखा हमने, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, अभी 1 से स्टार्ट हो जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, यहीं अगर मान लो 4.3 वोल्ट होता, लेट्स, इससे बड़ा वोल्टेज, तब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं बाहर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं, समझ लो। ठीक है ना, होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर से रिबाउंड करके वहीं वापस आ जाएंगे, लीव नहीं करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर से वहीं आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना, लीव नहीं करेंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें आंसर रहेगा 4.2 वोल्ट। आंसर इससे इंडिपेंडेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर यहीं पर मान लो ये दिया गया होता 4 वोल्ट, तब भी आंसर कितना रहता, 4.2, लेकिन यहां पर दिया गया होता 4.5 वोल्ट मान लो, तब आंसर 4.5 ही रहता, और कोई जो है इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, सरफेस को लीव करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन एक क्लास में किया गया था, हमको याद आ रहा है, कहीं पेपर वगैरह में आया था अपने। ये देखना, अ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इनक्लोज्ड विद इन थिन वॉल्डेड इनक्लोजर, द इनर एंड आउटर वॉल हैविंग टेम्परेचर T इक्विलिब्रियम पर हैं। द RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज VRMS, द इनक्लोजर रेडिएट आउटवर्ड एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ इज दिस एज द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा है कि यहां कुछ गैसेस फिल्डेड हैं, यहां से कुछ रेडिएशन वगैरह हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो आरएमएस स्पीड, यहां जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी आरएमएस स्पीड दिया गया है, तो T इज इक्वल टू, ये वी आरएमएस हमें पता है, वी आरएमएस इज इक्वल टू रूट ये 3RT/m, वी आरएमएस की ये वैल्यू रहेगी। और लैम्डा यहां का जो रेडिएशन का लैम्डा m है, ठीक है ना, बीन्स कांस्टेंट जो लैम्डा मैक्स होता है, ठीक है ना, तो लैम्डा m, इसको p बोल रहे हैं, ये लैम्डा mp बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ बोल रहे हैं, हम लोग वही बोले थे, लैम्डा m बोलते थे हम क्लास में, ठीक है ना, लैम्डा mp बोल रहे हैं ये। और हमें पता है लैम्डा mp मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और ये दोनों टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन लिखना था, एक काम करते पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो टेम्परेचर में लीनियर रिलेशन मिल जाएगा। वी आरएमएस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है ना। तो इस टी की जगह पर ध्यान देखना, इस टी की जगह पर हम वी आरएमएस रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मिल जाएगा लैम्डा एम पी इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना, यही मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
ये देख लेना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन देखना, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a and 4 i's are vector, the resultant of a and this is perpendicular to this। जो भी बोल रहे हैं वही लिख दो पहले। तो बता रहे हैं दिस और दिस का रिजल्टेंट r वेक्टर है, तो लिख दो a वेक्टर प्लस 4i इज इक्वल टू r वेक्टर। फिर बोल रहे हैं दिस और दिस का रिजल्टेंट a वेक्टर एंड 8i का रिजल्टेंट जो है वो a के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का एक लॉजिक हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, ए वेक्टर प्लस 8i कैप डॉट विथ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें याद है, ठीक है ना, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा का 0 ही टर्म आता है, प्लस 8i कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनका वैल्यू पॉजिटिव है, इनका वैल्यू नेगेटिव होगा, तभी ये कटेंगे और 0 बनाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये रिलेशन भी दिया था हमें इन्होंने, इसका यूज करते हैं, इसका मॉड लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि आर का मॉड ही बताना है हमें मैग्नीट्यूड, तो इसका मॉड लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। दो वेक्टर हैं, इनका मॉड लिखना है, ठीक है ना, दो वेक्टर है, इनका मॉड लिखना है। तो सॉरी, मॉड का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मॉड से, ध्यान देखना, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये भी तो मॉड ही होगा, आर मॉड आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दिस का दिस के साथ जो है, सॉरी, दिस वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा ए, ध्यान देखना, एक बार लिख लेते हैं फिर हम ओपन कर देंगे इसको, ए वेक्टर प्लस 4i कैप, और यहां पर हो जाएगा ये आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, इनका इनके साथ डॉट, इसके बाद जो है इनका इनके साथ डॉट लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 4 4 16, ठीक है ना, आई गायब हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, और इनका इनके साथ तो 2ab वाला टर्म आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 8a वेक्टर डॉट, ठीक है ना, आई कैप, 2 और 4 मिलके बना देंगे 8, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देखना केयरफुल होकर, ये जो है और ये यहां पर प्रेजेंट है, इनका वैल्यू कितना है 0, और बच गया 16, तो 16 का अंडर रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन वैसे तो टफ है, लेकिन अगर हम जो भी क्वेश्चन में बोला गया है वही केवल लिख लें पहले, ठीक है ना, और उसी से प्रोसीड करना स्टार्ट करें हम, ठीक है, तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, ठीक है ना, सॉल्व हो सकता है ये। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ क्यू मास m मूविंग इन सर्कुलर पाथ अंडर एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द पाथ इज फाई, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मोशन इज, मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, एक फॉर्मूला ट्रिक हमने बताया था आपको, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2m, ये बताया गया था आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये L हटाएंगे, यहां पर आ जाएगा L की वैल्यू आई ओमेगा। अब बात आई I कितना रहेगा, I होता है एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये मूव कर रहे हैं सर्कल पर, कुछ वेलोसिटी वगैरह होगा, कुछ ओमेगा होगा, सर्कुलर मोशन यहां पर चल रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका जो है L में I का टर्म कितना रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटाएं हम तो यहां लिख सकते हैं हम mr स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा का टर्म अगर हटाएं, तो ओमेगा का टर्म अगर हटाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू अगर ध्यान से देखें हम, तो ओमेगा लिख सकते हैं हम 1 बाई टाइम पीरियड, और हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है ओमेगा का, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हम टाइम पीरियड से लिख रहे हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर चला जाएगा, यहां से 2 पाई से 2 पाई कट गया। अच्छा, हमें निकालना है फाई के टर्म्स में, फाई क्या था, फ्लक्स था।
अच्छा, फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स रहेगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया, आर स्क्वायर भी मिल गया, पाई की कमी है, तो एक काम करते हैं, पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, ठीक है ना, और ओमेगा हट चुका है, तो बच रहे हैं जो, उनको लिखने की कोशिश करते हैं। क्यू गायब गायब, मास है, मास से ये मास गायब हो गए, ठीक है ना, लेकिन ये मास बच गए हैं, तो यहां 2m आ जाएगा, पाई भी रहेगा और फाई भी रहेगा एक, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं बच रहा है। एक क्यू बच रहा है ना, यहां पर एक चार्ज आ गया ना एक्स्ट्रा, क्यू स्क्वायर बन गया ये, और आंसर में क्यू स्क्वायर है, हाँ क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी टाइप का पिछले साल भी में ये नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ऐसे ही था, उसमें थोड़ा बहुत एरर भी थी, हमें लग रहा है ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट भी है ये ज्यादा। ये देखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया है, सोन इन द फिगर विद द ओरिजिन ओ टेकन एज द सेंटर द डबल स्लिट, और y इज इक्वल टू 0.5 mm पर पहला स्लिट है और -0.5 पर दूसरा स्लिट है, ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ये 0.5 होगा प्लस ये माइनस होगा, तो स्मॉल डी की वैल्यू यहां पर हो जाएगा 0.2 mm हो जाएगा, ठीक है ना, और बताया गया है कि ये वेव भेजी जा रही है, अ डिटेक्टर फॉर फोटोन इज प्लेस्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना, और स्क्रीन पर फोटोन डिटेक्टर रखे गए हैं, द एनर्जी इनकमिंग द फोटोन डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर एट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यहां पर कितना रहेगा एनर्जी फोटोन की पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ऐसा क्वेश्चन हो चुका है अपने टेस्ट में, कहीं आया था, ठीक है ना, तो यहां पर जब भी इंटरफेरेंस होंगे, जो भी मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, फोटोन के पैकेट की एनर्जी चेंज नहीं होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी, कहीं पर इंटेंसिटी 4i हो जाएगा, कहीं पर 0 हो जाएगा, कहीं पर 4 हो जाएगा, कहीं 0 हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल फोटोन की प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी, मतलब यहां रेड कलर भेज रहे हैं, यहां रेड कलर ही मिलेगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हुई, क्वेश्चन बहुत आसान है, और स्पीड ये रहा और ये रहा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है हमें, एच न्यू लगाना है बस, आ जाएगा आंसर इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, ये आंसर बहुत आसान है, आप सॉल्व कर लेना, ये 2 पाई भी इसमें रहेगा टर्म, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, एच न्यू डिवाइडेड बाई वो, आप जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना, ठीक है ना, अगर आपने कैलकुलेट किया जूल वगैरह में, तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी करना, तभी जाकर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी इक्वल दिस produces interference pattern, the fringe visibility, फ्रिंज विजिबिलिटी तो हमने क्लास में नहीं बताया था, क्योंकि पिछले 10-20 साल में हमें नहीं लग रहा कभी क्वेश्चन आया इस पर, ठीक है ना, ये बीएससी वगैरह में हो सकता है वहां पढ़ाया जाता हो, ठीक है, हमने कभी नहीं पढ़ाया ये क्लास में आपको, तो ये याद कर सकते हैं, वैसे फॉर्मूला हमें नहीं लग रहा ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आप जो है 40 क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो नीट में, तो आपके लिए ये फॉर्मूला याद करना प्रॉफिटेबल रहेगा। मान लो आ गया उटपटांग क्वेश्चन, कुछ भी फालतू के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक आध, ठीक है ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम से आ जाएगा, और यहां पर दिया गया है इंटेंसिटी आर रेशियो 1:4, तो 1:4 में थे पहले, तो आई मैक्स कितना होगा, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले, आई मैक्स होता है, याद करो, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर माइनस √I1 प्लस यहां माइनस √I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर प्लस ही रहेगा, ठीक है ना, तो जब इसको ओपन करोगे आप, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और डिफरेंस लोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा 4
ए 4a b, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे प्लस रहेगा, ठीक है ना, नीचे यहां प्लस रहेगा तो 2ab वाला टर्म गायब हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 2i1 प्लस i2, ठीक है। i1 मान लिया हमने 4i था और i2 जो है i था, तो यहां 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 4 करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 का 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 और प्लस 1, तो 8/9, ठीक है ना, 8/9, 8/9 आई थिंक 0.8 वगैरह आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ये बेस्ट रहेगा, बाकी और कुछ याद नहीं करना इसमें हमें, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा इससे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मास ए एंड बी ईच ऑफ मास कैपिटल एम एम फिक्स्ड टुगेदर बाय स्प्रिंग, मासलेस है स्प्रिंग, force acting on mass B as shown in the figure. If the A start moving away acceleration A acceleration से आगे चल रहे हैं, then the acceleration of the mass B will be, तो B का acceleration इसमें हम यूज कर रहे हैं ये NLM on system, ठीक है ना, NLM on system यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स केवल F है, तो F इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2, ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, इसको इधर ले जाओ, बस आ गया आंसर, F माइनस MA डिवाइडेड बाई M, यही रहेगा A2, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो है इसमें और इसमें यही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। NLM ऑन सिस्टम याद रखना है, दिमाग में रखना है थोड़ा सा। ये एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, और ये फॉर्मूला याद है तब भी जो है थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब एक बार अगर सॉल्व करके गए हैं तभी सॉल्व कर सकते हैं वहां डायरेक्ट नीड में, बाकी नीड में तो वहां डायरेक्ट सॉल्व करना टफ है। तो ये हमने लेट किया, यहां पर ये हाइट जो है h है, क्योंकि ये लेट करने का प्रॉफिट ये रहेगा, इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, और ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, तो रेंज भी मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। तो हमने h लेट किया है, तो यहां लिख रहे हैं हम h इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान देखना इसका x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, अगर ये h है और ये एंगल 45 है तो h ही रहेगा, और tan 45 इज 1 माइनस एक्स की वैल्यू h ही रहेगा डिवाइडेड बाई r, r की वैल्यू ध्यान देखना, r की वैल्यू रहेगा, h तो रहेगा ही, और ये 30 देखेंगे दिस बाई दिस, तो h बाई लेट्स दिस डिस्टेंस इज x2 इज इक्वल टू tan 30 1/√3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मिल जाएगा हमें h√3, तो यहां पर h√3 ये टर्म है, तो रेंज कितना रहेगा यहां पर h प्लस h√3, ठीक है। यहां पर अगर हम ध्यान, ये सॉरी ये tan थीटा है, ये गलत लिख दिया हमने, tan थीटा रहेगा ये, ठीक है ना, और आई थिंक इसी से आंसर आ जाएगा, एच कट गया, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा, ये इधर ले जाएंगे 1 गायब हो जाएगा, तो 1 नहीं लिख रहे हम, √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, tan थीटा इज हियर इज इक्वल टू 1, और tan थीटा की वैल्यू √3 प्लस 1 ऊपर रहेगा, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसमें in the circuit shown figure the ideal diode D1 has negligible resistance in front of the base, front ये forward bias, the voltage time varying as shown in the figure, ये वोल्टेज वगैरह दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं कि D1 the diode D1 is conducting during,
तो D1 डायोड कब कंडक्टिंग रहेगा? जब कंडक्टिंग होगा जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, बस बाकी और कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पी क्यू में तो कंडक्टिंग है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। RS में भी नहीं रहेगा और QR में भी QR कहां है? QR ये है, नहीं रहेगा, इसमें भी नेगेटिव है। RS में भी नहीं रहेगा और ये ऑप्शन SP में रहेगा, ये SP रहा, SP डैश, और SP डैश करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, देख लेना आप। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन हमें पता है ये। बर्नौली इक्वेशन में ईच टर्म अगर देखेंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसमें अगर वॉल्यूम का टर्म मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम का टर्म मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम का टर्म मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला टर्म क्या बनेगा? देखो mgh बनेगा, रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, मास बना देगा, ठीक है ना। तो यहां पर m बन जाएगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए? यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें चाहिए मास, ये एनर्जी पर यूनिट वेट। तो वेट से डिवाइड करना। अगर पर यूनिट मास बोला गया होता, पर यूनिट मास बोला गया होता, तो ये रो वी से डिवाइड कर देते, रो वी से डिवाइड कर देते, रो और वी से डिवाइड करते, तो ये बन जाता, ठीक है ना। और इसमें आंसर ये सेकंड सही हो जाता। पर यूनिट मास पूछा गया होता तो सेकंड ऑप्शन सही रहता। यहां पर पूछा गया पर यूनिट वेट, ठीक है ना, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो मास से डिवाइड नहीं करना था, हमें वेट से डिवाइड करना था। तो वेट से डिवाइड करने का मतलब mg से डिवाइड करना। तो जब यहां g से फर्दर डिवाइड करेंगे हम, ठीक है ना, तो ये g गायब हो जाएगा, यहां पर डिवाइडेड बाई 2g आ जाएगा। तो इसमें पर यूनिट वेट में आंसर थर्ड सही हो जाएगा, पर यूनिट वेट में। समझ गए, ठीक है। तो पर यूनिट मास पूछा जाएगा तो आंसर ये रहेगा करेक्ट, पर यूनिट वेट पूछा जाएगा तो आंसर ये रहेगा करेक्ट, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाएगा, अगर पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तब तो यही फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी यही रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द रेडियस ऑफ द लिक्विड meniscus is same in the 3 tube of same material but different shape and size dipped in same liquid, then the capillary rise of liquid column will be same in all tube। अगर इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ध्यान समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस सेम है, तो यहां से यहां जब जाएंगे तो प्रेशर जो ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप जो होगा वो सेम रहेगा सभी में, ठीक है ना। लिक्विड जो भी कैपिलरी है वो किसी शेप के हों, कैपिलरी किसी भी शेप के हों, जब यहां पर और यहां पर प्रेशर इक्वल है तो हाइट सेम ही रहेगा। समझ रहे हैं ना। एक दूसरा क्वेश्चन किया गया था क्लास में, हमको याद आ रहा है, जिसमें हमने बोला था ये कभी इक्वल किया था, याद करो, T मल्टीप्लाई बाई 2πr मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू mg किया था। वहां पर कुछ अलग था, शायद रेडियस वगैरह वेरी कर रहे थे, ठीक है ना। ये वाला रेडियस, ट्यूब का रेडियस वेरी कर रहे थे, लेकिन यहां ट्यूब की रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं। जो सेम है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अगर मिनिस्कस सेम है तो जस्ट इनसाइड द लिक्विड जब जाएंगे तो जो प्रेशर ड्रॉप करेगा, ठीक है ना, प्रेशर जो ड्रॉप करेगा, कॉन्केव में जा रहे हैं हम, जो प्रेशर ड्रॉप करेगा, लिक्विड में जा रहे हैं यहां पर, तो प्रेशर जो ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप प्रेशर यहां पर और यहां पर सेम रहेगा, और प्रेशर अगर सेम रहेगा तो सेम हाइट यहां पर भी रहेगा, रोजियस सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर इनसाइड सेम है, दैट्स वाई सेम ही रहेगा आंसर, ठीक है ना, हाइट सेम रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सेम रहेगा लिक्विड का हाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r टेंजेंशियल वेल स्पीड। इसमें हमें लग रहा है यहां t होना चाहिए, एक t का टर्म होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां एक t का टर्म होना चाहिए, और जैसे ही t का टर्म रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आप सॉल्व कर लोगे। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू ही शायद यही आ जाएगा, स्पीड ये रहेगा तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा CR ही रहेगा,
यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसमें वो टफनेस नहीं है, क्वेश्चन आसान है, एरर था क्वेश्चन में थोड़ा सा, आप सॉल्व कर लेना। ये भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन जो लिखे गए थे आंसर की उसमें एरर था, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। यहां हमको दिख रहा है ए बार बी बार और यहां और गेट लगा हुआ है, तो यही मिल जाएगा आंसर। शायद ये दिया गया था, ये गलत है, यही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज हायर इफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस हैव शॉर्टर फोकल लेंथ। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉर्मूला ये भी बताया गया है आपको, एक फॉर्मूला, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाला जो फॉर्मूला था, बोला गया था बाद में कि ये इसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया गया है तो करेक्ट ही है, मान के चलेंगे हम। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से देखेंगे तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आईपीस हैज लॉन्गर अपर्चर देन ऑब्जेक्टिव। आईपीस का अपर्चर लॉन्गर होता है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में, और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लार्जर होता है टेलीस्कोप में, ये बताया गया है आपको। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, एक मैग्नीफाई पावर बता रहे हैं, एक दूसरा कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ करेक्ट है स्टेटमेंट बोथ। इसमें भी आई थिंक आंसर गलत है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 रहेगा सिग्निफिकेंट, इससे कोई मतलब नहीं हमें, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये जो भी लेफ्ट साइड डिजिट रहती है, राइट मोस्ट, ठीक है ना, नॉन जीरो डिजिट के जो, ये लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट में रहते हैं जीरोज, उनका कोई मतलब नहीं होता, और डेसिमल है तो ये सब काउंट होंगे, तो 5 होना चाहिए, इसमें आंसर में एरर है, ठीक है। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बताना है, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल अगर पूछा गया होता तो डेल्टा यू से सॉल्व करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो डेल्टा यू का माइनस डेल्टा यू आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर है और इनका चार्ज बताया गया है, ठीक है ना, कैपिटल Q, और एक चार्ज पार्टिकल हम स्मॉल q यहां से यहां ले जा रहे हैं हम, ठीक है ना, यहां से यहां ले जा रहे हैं, और हमसे पूछा गया कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम डेल्टा यू निकाल लेते हैं, यू फाइनल, यहां का डेल्टा यू, ध्यान देखना कैसे लिख रहे हैं हम। डेल्टा यू लिखने के लिए हम लिख रहे हैं Q मल्टीप्लाई बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो Q मल्टीप्लाई बाई वी फाइनल कितना रहेगा, के क्यू बाई आर माइनस 3/2 के क्यू बाई आर, ठीक है। तो यहां पर मिल जाएगा -1/2 के क्यू बाई आर, और ये भी क्यू रहेगा। ये तो डेल्टा यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस डेल्टा यू चाहिए, इसमें एरर ना कर देना। तो माइनस डेल्टा यू, जैसे माइनस यहां लगाएंगे, ये माइनस यहां, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है ना। वैसे भी जब ये बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू रखेंगे 1/4 आ जाएगा, तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये था, ये चाहे फॉरवर्ड बायस रहे या रिवर्स बायस रहे, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में, अगर फॉरवर्ड रहेंगे तो ये एक्टिव रहेगा, ये डेड कर जाएगा, रिवर्स रहेंगे तो ये एक्टिव रहेगा, ये डेड कर जाएगा। तो एक एक्टिव रहेंगे इन दोनों में से, एक डेड कर जाएंगे। तो मान लो ये दोनों एक्टिव हैं अभी, तो ये दोनों एक्टिव रहेंगे, तो यहां पर पैरेलल में, ठीक है ना, 10/2 5 ओम हो जाएगा आंसर, 5 ओम इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ये फिगर डायग्राम कुछ दिया गया है और हमसे पूछा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द वाई प्रोजेक्शन, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन इस रेडियस वेक्टर का जो है कितना रहेगा, पोजीशन वेक्टर का। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो ध्यान देखना, जस्ट आफ्टर dt टाइम ये यहां से यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये एंगल जस्ट आफ्टर टाइम t, तो आफ्टर टाइम t ये एंगल कितना रहेगा, ओमेगा टी,
और ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा 60 डिग्री, मीन्स π/3 प्लस ओमेगा टी, समझ रहे हैं ना। और ये आर है, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आर है, तो आर जो है कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना। ये रहेगा, ध्यान देखना, आर सॉरी कॉस थीटा इधर रहेगा, आर साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, आर साइन थीटा चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा आर साइन π/3 प्लस ओमेगा टी। अब जो आंसर रहेगा उसी को टिक कर देंगे हम, आर मीन्स ए, ठीक है ना। तो ये तो गलत ही लग रहा है, कॉस ये भी गलत लग रहा है, साइन ये दोनों हैं, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा ओमेगा टी, हाँ ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इन्होंने दिया होगा कुछ, ठीक है ना। ओमेगा उससे ये टाइम पीरियड दिया गया है, और 2π/6, तो π/3 आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देखना था डायग्राम हमें, बस हो जाएगा। ये देखना, टू वेव, ट्रेवलिंग वेव A1 दिया गया है, कुछ A0 लिखा गया है, ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 दिया गया है 2A नॉट कॉस kx माइनस ओमेगा टी, बोथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, और हमसे पूछा जाएगा रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है कि आप फेजर यूज करेंगे, बेस्ट मेथड है फेजर इनके लिए। तो साइन एक्स एक्सिस पर चलता है, कॉस वाई एक्सिस पर चलता है, तो 2A0 इधर रहेगा, A0 इधर रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये 4 और 1 √5, ठीक है ना। तो A0 √5 हो जाएगा ये। अब बात है ये एंगल कितना रहेगा, तो एंगल tan 1/2 दिख रहा है आपको, tan 1/2, ठीक है ना। तो tan 1/2 और प्लस में रहेगा, तो ये दोनों करेक्ट लग रहे हैं, ये भी सही है, कॉस में नहीं रहेगा, गलत है, ये करेक्ट आ जाएगा आंसर, √5 A0 साइन से चलेंगे हम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ वेवलेंथ यूज्ड इज 3000 वेवलेंथ है, और सेपरेशन बिटवीन दिया गया है, ध्यान से सेपरेशन बिटवीन डी दिया गया है 2 लैम्डा, अगर ये लैम्डा है तो ये 2 लैम्डा दिया गया है, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मिनिमम मैक्सिमा, तो YDSC है यहां 2 लैम्डा है, ठीक है ना। तो एक सेंटर पर मैक्सिमा बनेगा, 0 होगा पाथ डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस यहां कितना होगा, 0 होगा सेंटर मैक्सिमा पर, कहीं लैम्डा होगा और इनफाइनाइट पर जो है 0 होगा, समझ रहे हैं ना। कहीं लैम्डा होगा, इनफाइनाइट पर 2 लैम्डा होगा, इनफाइनाइट पर कितना होगा, 2 लैम्डा होगा, और यहां लैम्डा होगा, और इनफाइनाइट पर, नीचे वाले इनफाइनाइट पर, नेगेटिव इनफाइनाइट पर 2 लैम्डा होगा। जब तक कुछ ना बोला जाए इनफाइनाइट को काउंट नहीं करेंगे हम, जब तक कुछ ना बोला जाए इनफाइनाइट को काउंट नहीं करेंगे हम। मिनिमा पूछा गया होता, 1 2, आंसर 2 रहता अबव, 2 बिलो, टोटल 4 रहता। मैक्सिमा पूछा गया है, तो ये अब देख लेते हैं कौन सा मैक्सिमा पूछा गया है एक बार। द नंबर ऑफ मिनिमा कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर विल बी, तो मिनिमा पूछा गया, मिनिमा तो आसान हो गया, 4 रहेगा। अगर मैक्सिमा पूछा गया होता बोथ साइड ऑफ द स्प्रिंग, ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे, इनफाइनाइट वाले काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एंगुलर रिंग, एन एंगुलर रिंग विथ inner and outer radius r1 and r2 respectively is rolling without slipping with uniform angular speed, ठीक है। the ratio of the force experienced by the two particle, ठीक है। कोई रिंग है, कुछ इनर और आउटर रेडियस कुछ दिया गया है, ये स्लिप कर रहे हैं, विदाउट स्लिपिंग चल रहे हैं ओमेगा से, तो कहीं वाला पार्टिकल है, इस पर जो ग्रेविटी को तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स को ही कंसीडर करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r1, और दूसरे पर m ओमेगा स्क्वायर r2, m और ओमेगा सेम ही रहेंगे, कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है ये। एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर है, सेंट्रीपिटल इन पर, सेंट्रीपिटल इन पर, बस रेशियो लेना था हमें सेंट्रीपिटल का, इन्हीं का रेशियो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
यहां पर डाउट ये था, ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा ना, तो अगर दोनों का मास इक्वल हुआ, ध्यान समझना, दोनों का मास इक्वल हुआ और होल्ड करके खड़े हैं तब तो कोई नीचे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इनका मास ज्यादा हुआ और ये होल्ड करके यहां पर हैं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, अगर इनका मास ज्यादा है और ये होल्ड करके खड़े हैं वहां, ठीक है ना, इनका मास ज्यादा है तो ये ऊपर जाएंगे, इनका मास कम रहेगा और होल्ड करके खड़े हैं तो ये नीचे जाएगा। इनका मास कुछ भी है लेकिन ये बहुत तेजी से ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, टेंशन बढ़ा दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ा दिया, तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं और आपने इसमें क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहां पर होने कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल मास हुआ, मान लो मास 2 kg 2 kg है, ठीक है, तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया था, याद करो, सेपरेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों ये ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन से कुछ टेंशन आ गया तो ये भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, क्योंकि दोनों का मास सेम है और एक्सेलरेशन सेम, तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी जीरो रहेगा। दोनों नीचे जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं तो ये भी नीचे जाएगा, तो उस सिचुएशन में भी सेपरेशन रिमेन सेम, तो सेपरेशन नहीं बदलेगा इनके बीच में। यहां पर जो क्वेश्चन क्लास में किया गया था, यहां बनाना वगैरह था, यहां मंकी था, वो बनाना था। और अगर दोनों का मास इक्वल हुआ तो जिस डायरेक्शन में ये जाएंगे उसी डायरेक्शन में ये भी जाएंगे, ठीक है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। ये डाउनवर्ड जाएंगे तो ये भी डाउनवर्ड जाएंगे, ये अपवर्ड जाएंगे तो ये भी अपवर्ड जाएंगे। और अगर मास डिफरेंट हुआ तो कोई भी सिचुएशन बन सकती है, मास डिफरेंट हुआ, मास इनका मान लो ज़्यादा है तो ये ऊपर जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि टेंशन जब इनको ऊपर ले जा सकता है तो इनको भी ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये नीचे जाएंगे तो ये हो सकता है ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन मास इक्वल रहेगा तो जहाँ पर ये जाएंगे, जैसे ये एक्सेलरेट करेंगे वैसे ही इनका एक्सेलरेशन रहेगा, रिलेटिव डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था तो गेस नहीं कर सकते हम। चलिए ये क्वेश्चन देखना, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी v0 फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज eta h इज हाइट ऑफ टावर, द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। तो मान लो ये कोई टावर है, यहां से v0 वेलोसिटी से थ्रो किया गया और ये कुछ रेंज बताया है इन्होंने, ईटा टाइम्स h रेंज है, ठीक है ना। तो रेंज का फॉर्मूला हमें याद है, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो रेंज का फॉर्मूला अगर देखेंगे, ईटा h इज इक्वल टू v0 मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, और ये h इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहां से v0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि v0 इज इक्वल टू, ध्यान देखना, ईटा और √GH/2 ये मिल जाएगा। लेकिन ये टिक नहीं कर देना है क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है और हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, तो इसको टिक नहीं करना है, गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, जब ग्राउंड पर ये पहुंचेंगे तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो यही रहेगी नो डाउट, और वर्टिकल डाउनवर्ड जो रहेगा √2gh वाला टर्म आ जाएगा। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये है और √2gh है, इन दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, ईटा का टर्म रहेगा स्क्वायर में, ये गलत है, ये भी नीचे नहीं रहेगा, ये आई थिंक यही करेक्ट रहेगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही देख रहे हैं, इसके आगे के जो डाउट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखे जाएंगे, और जो डाउट आ रहे हैं आपको उसी पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।